Hello everybody, today we will do solutions of the numerical problem given at the back of the chapter 11 work and energy of class 10. We start with question number 2 in which it is given that an object is thrown from a one point into the air at certain angle theta into the air and it falls at some distance d away from the initial point, but this initial point and this final point are at the same level because ground is flat, they are at the same level. Then work is asked about what is the work done by force of gravity, है ना। तो इसमें देखने का ये है कि आपका ग्रेविटी का वर्क पूछा है, क्योंकि देखिए वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसमें देखिए आपने ये डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने फोर्स लगाया, कोई चीज फेंकी, है ना, थ्रो की, फेंकने के बाद फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क होना चाहिए था, लेकिन वो वर्क हमारा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और ग्रेविटी का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स ग्राउंड की तरफ लगेगा। ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट करती है फोर्स, तो फोर्स है इसके डायरेक्शन भी अर्थ की ग्राउंड की तरफ होगा, है ना। अब देखिए ग्राउंड फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है ना, और तो फिर इसका मतलब अगर ये एक्सिस ले ले, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, तो आपने वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही डायरेक्शन में होता है ना। तो ये होता है एफ डी कॉस थीटा, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे इसको पॉइंट लगा सकते हो, है ना। तो एफ डी कॉस थीटा होता है ना। तो जब ये एक डायरेक्शन में हो गया तभी ये वर्क आएगा, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वर्क नहीं आएगा। तो इसमें देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट यहां से ऊपर गया फिर दोबारा इसी लेवल पर आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसलिए इस फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से कोई वर्क नहीं हुआ, इसको एफ जी लिख दीजिए। एफ जी की वजह से यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, जो हमने फोर्स लगाया था उसकी वजह से तो वर्क हुआ, क्योंकि वो एक डिस्प्लेसमेंट भी देता है ना। बट क्वेश्चन ने तो उसका पूछा है, तो इसलिए आंसर 0 लिखेंगे, ठीक है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि आपका और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वो उसको आपने फोर्स दिया, वो उसकी वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आप कहोगे सर फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जरूरी नहीं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, आपने को पढ़ा होगा वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है। और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन 0 होता है। मीन्स फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो, बॉडी इधर मूव कर रही है, तो ये आपका वर्क डन 0 हुआ, क्योंकि आपने फोर्स की डायरेक्शन में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो इसकी वजह से आपका वर्क डन 0 होता है। निगेटिव वर्क डन कब होता है, कि फोर्स तो आप अपनी तरफ लगा रहे हो, बॉडी आगे को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है ना, और फोर्स आपका पीछे लग रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन आपका निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे केस में जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बाइसिकल से जा रहा है तेज सी स्पीड से, आपने उसे भाग के तेजी से पकड़ा और फोर्स पीछे लगाने लगे, तो एकदम से उसकी गाड़ी पीछे थोड़ी आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप फोर्स पीछे लगा रहे हो, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और फाइनली वो आप उसे रोकने में कामयाब हो पाओगे, है ना, अगर आपका फोर्स ज्यादा है। तो उसकी वजह से इसका मतलब क्या, फोर्स की डायरेक्शन आप अपनी तरफ थी, डिस्प्लेसमेंट उसका आगे था, तो इसका मतलब उसकी तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, उसका डिसलेरेशन हुआ, तो इसमें वर्क डन निगेटिव होता है। तो इसमें भी आप यही समझिए कि फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी ये स्पीड इसकी डिक्रीज होती चली जा रही है। अब
हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी रिलेशन में कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है ना। चेंज इन, इट कैन बी काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट कैन बी चेंज इन बोथ। तो वर्क डन जो है चेंज इन एनर्जी होता है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो बात है नहीं क्योंकि हाइट आपकी सेम है, एक ग्राउंड लेवल पे है, इसलिए आपका जो है ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट इसमें नहीं इंट्रोड्यूस होगा। इसमें सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क डन कितना हुआ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल आपका V2 मान रखा हमने, तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। इसको m हाफ एम को कॉमन ले लीजिए, अंदर इधर से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए। हाफ m कितना है, N20 के जी दे रखा है, V2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड 25 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 और ये आ जाएगा आपका -21 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -210 जूल। ठीक है बेटा, तो ये आपका वर्क आता है। नाउ कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका बेटा जो है सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें वर्क डन ग्रेविटी हवा में कर रही थी और यहाँ पे ये जो है एक टेबल पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इस पोजीशन से आपका यहाँ पे मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कोई ग्रेविटेशनल पूछा जा रहा है या वर्क डन बाय यू पूछा जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल तो इसे अपनी तरफ खींचा जाएगा, टेबल पे रखा हुआ है और ये आपका ग्राउंड है, तो ये आपका नीचे खींचना चाहेगा। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, पहले जितनी हाइट पे था h, यहाँ पे भी वो उतनी ही हाइट पर है h, है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ और ये फोर्स कैसा है, वर्टिकल है। तो इसी डायरेक्शन में या तो इधर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था या ये ऊपर जाना चाहिए था, तब तो वर्क हम कह सकते थे। पॉजिटिव निगेटिव वो बात की बात है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ये अपोजिट होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से ये आपका हाइट तो सेम रही, तो इसलिए इसका भी आंसर 0 रहेगा। 9th क्वेश्चन में देखिए बेटा, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हाउस होल्ड, एक घर है जो अपने पूरे महीने में कितनी यूनिट्स खर्च करता है, 250 यूनिट्स खर्च करता है ना। और हमने देखा था कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कंजप्शन उसने किया 250 यूनिट्स का, इसका इक्विवेलेंट क्वांटिटी जूल्स में कितना है, बस इतना पूछ रहा है। तो इक्वल आपको पता है कमर्शियल यूनिट, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें था कि यूनिट कंज्यूम कितना होता है 250 और 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर को कहते हैं, है ना। अब जूल क्या होता है, जूल आपका वॉट पर सेकंड होता है। जूल क्या होता है, वॉट पर सेकंड, 1 जूल 1 वॉट पर सेकंड होता है। तो अब इसको किलोवाट आवर को वॉट सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो इक्विवेलेंट जूल की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद भी करना है। 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, है ना बेटा। तो एक यूनिट में कितना कंजप्शन कर रहा है, एक यूनिट में आपका 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल का कंजम्पशन हो रहा है। तो एनर्जी इन जूल्स कितने हुए, टोटल एनर्जी एक यूनिट में इतना कंजप्शन हो रहा है इन जूल्स। तो आपका 250 यूनिट्स में कितना होगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका जूल में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल इसका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी के बेस पे जो है हायर क्लासेस में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो इसको आप देख लीजिए। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे रखा हुआ, इसको आपने 5 मीटर तक रेस किया, है ना, वर्टिकली रेस किया 5 मीटर तक। तो एक ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका ये है कि इस पॉइंट पर जब ये 5 मीटर हाई हो चुका, उस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो उसका तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कितना है 40, g अगर आपको 9.8 दे रखा है तो 9.8 दे रखे हुए, अदरवाइज कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 10 भी रख सकते हो, है ना।
तो एम जी एच कितना हुआ 5 मीटर, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना जूल आपका ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट आ गई, है ना। अब ये कह रहा है कि उसको फॉल कराया, कोई चीज आपने उठाई और देखिए कोई चीज आपने, जैसे ये पेन है, ये मैंने जमीन से उठा के यहाँ पे रख दिया, इसकी इस टाइम क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मूवमेंट तो कर नहीं रहा, कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ इसकी क्या है यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी ये है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसको छोड़ा, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये देखिए इसको थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आई, फिर हमने इसको यहाँ पे रोक दिया, इस पॉइंट पे रोक दिया। अब तो ये जो एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई क्योंकि ये हाइट कम हो गई। जब ये हाइट कम हो गई तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का डिफरेंस जो है ये इसकी किस में कन्वर्ट हुआ था, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। क्यों कन्वर्ट हुआ था? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये पढ़ा था कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आपकी कांस्टेंट रहती है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसको यहाँ पे आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी जानने के लिए हम आप इसने ये बताया कि ये मिडवे है, मिडवे मींस हाफ डिस्टेंस पर है, तो 5 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे इसको ये 2.5 मीटर की हाइट पर है, तो इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2.5 मीटर पे M40 GH, तो ये 1000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे जो एनर्जी इसकी 2000 थी और यहाँ पे इसकी एनर्जी 1000 हो गई, तो ये जो एनर्जी का गैप आ गया ये कहाँ गया, ये एनर्जी का गैप उसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन में KE1 प्लस PE1 इज इक्वल टू KE2 प्लस PE2, मतलब यहाँ पे हम मान लें KE1 प्लस PE1 और इस कंडीशन में KE2 प्लस PE2, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे रहनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी तो आपकी होगी यहाँ पे 0, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ PE1 है, तो ये 0 रख दिया और PE1 कितना है 2000 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस केस को देखें, ये कंडीशन और ये कंडीशन बराबर होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो कि E2 प्लस PE2 कितना है, PE2 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमने निकाल ली 1000 जूल, वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये 0 हो गया और ये 2000, ये KE2 प्लस 1000, जब इसको 1000 को इधर ले जाएंगे तो 2000 माइनस 1000 क्या बचेगा, सिर्फ KE2, तो KE2 कितना आ गया था 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट आपका ये 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है सैटेलाइट जो है वो अर्थ के मूव अराउंड कर रहा है और अर्थ के अराउंड अपना जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब ये क्या होता है ये देखिए, और ये पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो दो ऑब्जेक्ट के पीछे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये अर्थ है बड़ा, तो ये इसको यहाँ पे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। अब देखो जब ये इसकी तरफ घूम रहा है तो यहाँ पे अगर r डिस्टेंस पे घूम रहा है तो इधर भी r डिस्टेंस पे घूमेगा, इधर भी r डिस्टेंस पे घूमेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का असर, कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा इसकी डायरेक्शन में, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा और फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो वर्क डन कितना है 0 आएगा इसमें भी बेटा, है ना बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वॉट की है ना बेटा, और ये टाइम 10 घंटे तक आपके घर में अप्लायंस ये चला। जब ये 10 घंटे तक अप्लायंस चला तो ये पूछ रहा है कि ये एनर्जी कितनी यह यूटिलाइज करेगा या वेस्ट करेगा, है ना, ये यूज करेगा। तो एनर्जी यूज कितनी होगी, एनर्जी यूज आपको पता है किलोवाट आवर में। कमर्शियल की जो भी घर वाली रिलेटेड होगा आंसर, आप इसका जूल में भी दे सकते हो, लेकिन घर वाली जो यूनिट होती हैं वो हमेशा एनर्जी कंजप्शन आपका किलोवाट आवर या यूनिट्स में आता है, इसलिए आपको ये जो है यूनिट्स में ही देना है आंसर। तो किलोवाट वॉट कितना है 1500, तो किलोवाट में रखेंगे हम, तो ये क्या होगा 1500 वॉट है, किलोवाट में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, और आवर्स कितना है, आवर्स तो 10 ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे
20 से 20 गए, 10 से ये गया, तो ये 15 किलोवाट आवर, और ये यूनिट्स भी आ सकते हैं, और 15 यूनिट्स, इसको आंसर लिख सकते हैं 15 यूनिट्स, ये इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। 17 क्वेश्चन में बेटा इसमें दे रखा है कि एक कार है, वो मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। कार का वजन कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम इसका मास दे रखा है ना। तो अब क्या होता है, फाइनल अभी कह रहा है कि वर्क डन निकालिए कि हम उसे स्टॉप कर पाए। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 किलोमीटर पर आवर हो गई है ना, 0 किलोमीटर मतलब स्टॉप हो गई। अब हमें पता है वही रिलेशन की वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल कंडीशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी वो निकाल लेंगे, फाइनल में कितनी है काइनेटिक एनर्जी वो निकाल लेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस गाड़ी को रोकने के लिए। तो अब ये देखिए Ke2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब गाड़ी रुक गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो Ke2 कितना हो गया, 0 माइनस Ke1। Ke1 कितना होता है, हाफ mv², क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ mv1²। अब इसको वैल्यू रख दीजिए, अब 1/2 m कितना है 1500 इंटू v1 कितना है। अब एक चीज और देखिए आप, ये 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा था है ना। तो जब आपका यूज करते हो सिस्टम, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो m के एस सिस्टम यूज करते हो। मास मीन मास आपका किलोग्राम में है ना, और सॉरी मास आपका डिस्टेंस आपकी मीटर, और ये केजी किलोग्राम, और टाइम सेकंड्स में। आपका ये एमके सिस्टम होता है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ये यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो सारी एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए, मीन आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड है ना। तो देखिए किलोग्राम में मास तो है किलोग्राम में, लेकिन ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर और टाइम आवर में दे रखा है। तो इसका मतलब इसको हमें अगर कैलकुलेशन करनी है, इसके साथ मास के साथ कैलकुलेशन करनी है, तो हमें यूनिट्स के में कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी है ना। उसके लिए आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं 1000, तो ये न्यूमीटर में है तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 आपका ये टोटल सेकंड आ गया 3600 सेकंड्स एक आवर में, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में हो गया। इसको सॉल्व करके 1000/6 आपका ये v1 आ जाता है। एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसको करने का, ये आपका 5/18। अगर आपको ये किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करना हो तो आपका 60 इंटू 5/18 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना बेटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये 100/6 आ गया। इसको आप 50/3 भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, है ना, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन में बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 की जगह हम ये 100/6 रखेंगे, या 50/3 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको फिर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाता है 2,08,333.3 जूल। ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन है ये, इसमें आपका 3 फिगर दे रखी हैं, तो और पूछ रहा है कि वर्क डन 0 किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, निगेटिव किस कंडीशन में होगा, है ना। तो इसको देखने के लिए ये समझाया पहले भी जा चुका है, इस बार और समझा देते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स F.D, F.D मतलब FD cos थीटा, है ना। तो आपका मीन्स ये है कि आपका जो वर्क डन तब का आ जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो एक डायरेक्शन एक लाइन में होंगे, मतलब या तो एक डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये आपका कंडीशन है। अदरवाइज आपका अगर थीटा आपका 90 डिग्री का हो जाता है तो cos 90 0 होता है, वर्क डन आपका 0 आ जाएगा। तो इस केस में देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में कितनी डिग्री बन रहा है 90 डिग्री।
इसका मतलब इस केस में वर्क डन कितना हुआ, 0 वर्क डन हुआ, है ना। अब देखिए ये फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा, है ना। ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इसका मतलब इसमें निगेटिव वर्क डन आएगा। अभी बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में 20th क्वेश्चन में देखिए, इसमें दे रखा है एक डिवाइस की पावर 500 वॉट है ना। ऐसे 4 डिवाइस यूज हो रहे हैं आपके घर में, तो सबकी पावर जुड़ जाएगी। तो एक डिवाइस की पावर 500 है, तो 4 डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी, 2000 वॉट। अब ये सारे डिवाइस सारे चारों पे चारों 10 आवर्स तक चल रहे हैं, तो टाइम कंज्यूम कितना हुआ सबका, 10 आवर्स। तो आपका एनर्जी इन किलोवाट आवर कितनी होगी, इस वॉट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा पहले, तो 2000 अपॉन 1000, ये किलोवाट में आ गया। और टाइम कितना, किलोवाट आवर होता है ना, तो आवर्स में टाइम लेंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 ये आ जाएगा 20 किलोवाट आवर। तो ये आपका ये 20 यूनिट्स आपके ये चारों अप्लायंसेस अगर आपका 10 आवर्स तक कंटिन्यूसली यूज करोगे तो आपका ये 20 यूनिट्स आपका जो है एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए वर्क एंड एनर्जी के। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप पसंद आए वीडियो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है।